डेहिसेंस ऑफ एंथर हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक छोटा सा। डेहिसेंस का सिंपल मीनिंग होगा स्प्लिट या रप्चर। अगर कोई स्ट्रक्चर मैच्योर्ड हो गया, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर रिलीज होना चाह रहा है, तो उसमें अस्टोमियम का डेवलपमेंट होगा। उसमें एक तरह का सेपरेशन होगा वॉल में, और उस सेपरेशन से उसके अंदर का कंटेंट बाहर आएगा और उसका फर्दर डेवलपमेंट आउटसाइड शुरू होगा। तो यह एंथर में भी इसी तरह से डेहिसेंस होगा। एंथर के वॉल में और एंथर के इनसाइड में एक सिंक्रोनस डेवलपमेंट चल रहा है, एकदम प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट चल रहा है। इधर एक्साइन का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर वैक्यूल डेवलप हो रहा है, साइटोप्लाज्म में वैक्यूल डेवलप हो रहा है, कुछ सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर काफ़ी बिजी है। और दूसरी तरफ जो टाइपेटम के बाहर जो मिडिल लेयर के सेल है वो तो डिजेनरेट कर चुके, इफेमेरल है। उसके आउटसाइड में जो एंडोथीसियम है, खास करके उसकी बहुत बड़ी रोल है। उसके जो सेल्स हैं उसमें अनइक्वल थिकनिंग है दोनों साइड में, और हाइग्रोस्कोपिक भी होता है। इसके कारण इन दोनों में अनइक्वल टेंशन काउज होता है, और इस कारण से क्या होता है, ये रप्चर करेगा। तो दिस प्रोसेस इज द डेहिसेंस। तो स्प्लिटिंग ऑफ ए मैच्योर्ड एंथर एलोंग एक लाइन जो है पहले से डिसाइडेड है, जिसको कहते हैं लाइन ऑफ वीकनेस कह सकते हैं उसको, जो पहले ही बिल्ट इन होता है स्ट्रक्चरली, उसी के अलोंग ए स्प्लिट अपीयर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे डेहिसेंस को? स्प्लिटिंग ऑफ अ मैच्योर एंथर एलोंग विथ वीकेंड, जहाँ पर रप्चर अपीयर होगा वहाँ का एंथर वॉल काफ़ी वीक होगा, और वो पहले ही उसमें बना हुआ आता है एम्ब्रायोलॉजिकली वीकेंड बिल्ट इन अ स्ट्रक्चर। Splitting of a matured anther along with weakened built-in structure called ostomium to release out the pollen grains. The development program इन दोनों का एक साथ चलता है। The development program of both anther wall and inside में जो सेल है पॉलन का, उसमें पॉलन ग्रेन्स, दोनों में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब होता है जिस समय पॉलन को रिलीज होना है उसी समय इन्वायरमेंटल फैक्टर एक्ट करेगा, और उधर पॉलन का भी डेवलपमेंट हो चुका है। दोनों की तैयारी एक साथ हो गई है। मानते पॉलन डेवलप किया और एंथर रप्चर न किया, या एंथर रप्चर किया और पॉलन अभी मैच्योर्ड है ही नहीं, तो ये यूजलेस प्रोसेस है नेचर का। तो ऐसा रोकने के लिए दोनों का बहुत ही प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड कह सकते हैं इसको, दीज आर प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। एक साथ दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि दोनों की तैयारी एक साथ होती। जिस साइट पर डेहिसेंस हो रहा है उसको अस्टोमियम कहेंगे, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है, रोल है, वो है एंडोथीसियम का। यही मेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अनइक्वल एक्सपेंशन और टेंशन के लिए। द सेल्स इन एंडोथीसियम जो एपिडर्मिस के नीचे है और मिडिल लेयर के ऊपर है, आर responsible for development of tension and unequal stretching। तो इस तरह से एंडोथीसियम का सेल दोनों तरफ अलग अलग थिकनिंग का है और अलग अलग स्ट्रेच काउज कर रहा है। इसमें जो मिडिल लेयर का सेल था वो पहले ही एब्जॉर्ब हो चुका है। मिडिल लेयर्स
एंड टैपेटम दोनों ही आर डिजोल्व्ड, अपना अपना फंक्शन भी कर चुके हैं और इनका आगे कोई ज़रूरत भी अब नहीं है। इस तरह से पॉलन सैक का जो वाल है बीच में डिजोल्व हो जाता है और एक बाइलोब्ड पॉलन की तरह ये बिहेव करेगा। मान लेते हैं कि ओनली 2 lobes यानी बाइलोब्ड कंडीशन इन एंथर एग्जिस्ट। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया था उसमें से जो यहाँ पर रप्चर हुआ इसके कारण, और अब ये दोनों एक जैसा बिहेव कर रहा है, एक दोनों जैसा बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर पॉलन सेल्स है, हेप्लॉइड पॉलन सेल्स है। पॉलन सेल का भी डेवलपमेंट हो चुका है, ये एस्टोमियम है और यह है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन अभी जो है इसका डेवलपमेंट भी कैसे हुआ है। सबसे पहले पॉलन ग्रेन, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म एबंडेंट है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाहर में एक और लेयर है इंटाइन, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है। लेकिन इसके बाहर जो एक्साइन का लेयर है टैपेटम के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, और वो क्या है, काफ़ी रेसिस्टेंट है और इसमें पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स 1 या 3 तक हो सकते हैं। यह है जर्म पोर, यह है एक्साइन, इसके अंदर है ये इंटाइन, और यह है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, और यह है इसका न्यूक्लियस। यह है पॉलन ग्रेन जो सिंगल सेल स्टेज में है, सिंगल सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। ये अभी इनसाइड द यहाँ पर का कंडीशन है, अभी अंदर ही इसका डेवलपमेंट हो चुका है। अब ये सिंगल सेल्ड स्टेज हो सकता है कि अंदर में ही 2 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाए। कभी कभी ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर भी वहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके स्पीसीज पर, जेनेटिक प्लान पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखें डेhiscence के बाद, डेhiscence में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, एंडोथीसियम का, सेलुलोज के थिकनिंग का, जिसमें टेंशन अलग अलग होता है इक्वल थिकनिंग के कारण। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंथर है ये रप्चर कर चुका है, इसके बहुत सारे वाल्स जो है टैपेटम एंड मिडिल लेयर्स ये सब के सब डिजोल्व हो चुके हैं। अब इनका यहाँ से रिलीज होना है, बाहर होना है। इसी रिलीज को हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे, बाहर आएगा, इसका फर्दर डेवलपमेंट अब कैसे होना है। ये सिंगल सेल्ड है, अब इसके अंदर माइटोसिस होगा फर्स्ट टाइम, माइटोसिस फर्स्ट टाइम होगा। इस माइटोसिस से ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें 2 तरह का सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक हो जाएगा जनरेटिव सेल और दूसरा है ये न्यूक्लियस है और इसका इंटाइन है और इसके बाहर फिर एक्साइन है। इसमें जर्म पोर्स है। ये है 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इसको कहेंगे हम लोग जनरेटिव सेल। और ये जो सेल है जिसमें वैक्यूल्स बड़े बड़े हैं और ये न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। ये भी इसका न्यूक्लियस है। 2 तरह के सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इसका लार्जर न्यूक्लियस है और स्मॉलर साइटोप्लाज्म। विथ रेस्पेक्ट टू वेजिटेटिव सेल में क्या है, लार्जर साइटोप्लाज्म बट स्मॉलर न्यूक्लियस।
अपोजिट कंडीशन है। अब यहाँ पर एक 2 सेल्ड स्टेज में डिवाइड हो चुका है, 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। और क्यों हुआ यहाँ पर? माइटोसिस के कारण। तो जो हेप्लॉइड सेल था पहले से पॉलन ग्रेन, उसमें माइटोसिस हुआ तो 2 हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन सेल वॉल अभी भी दोनों का कॉमन है, उसके अंदर 2 सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। अब देखते हैं इन दोनों में फिर फर्दर एक और माइटोसिस अभी वांटेड होगा। अब इसमें सिर्फ जेनरेटिव सेल ही फर्दर माइटोसिस करेगा। अब है कि ये 2 सेल्ड स्टेज में है, हो सकता है कि ये 2 सेल्ड स्टेज का जो पॉलन है ये निकल कर और पॉलिनेशन के द्वारा कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर चला जाए 2 सेल्ड स्टेज में। कभी कभी ये 3 सेल्ड स्टेज में भी जा सकता है, तो 3rd सेल का भी फॉर्मेशन यहीं पर हो जाएगा या स्टिग्मा के ऊपर होगा। तो 2 सेल्ड स्टेज से जो 3 सेल्ड का फॉर्मेशन होगा वो 2 जगह पर होगा, यानी कि पॉलन का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल 2 जगहों पर होता है। पॉलन ग्रेन जब बड़ा होगा 3 सेल्ड का तो उसको हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। और ये कितना स्ट्रक्चर है? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है। एक ऐसा है सिंगल सेल्ड है स्ट्रक्चर है, और ये भी हेप्लॉइड है, और ये भी सब क्या रहेगा? हेप्लॉइड सेल्स का ही बना होगा। तो ये जो डेवलपमेंट होगा सिंगल सेल्ड पॉलन का मेल गैमेटोफाइट में, ये डेवलपमेंट 2 जगहों पर चलेगा। कहाँ कहाँ चलेगा ये? कुछ तो एंथर में होगा, इनसाइड एंथर, और कुछ एट स्टिग्मा। तो हम देखते हैं कि 60% केस में 2 सेल्ड स्टेज पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड 60% केसेस में, और लगभग 40% केसेस में और प्लांट्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या देखेंगे? 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा। ठीक है, तो ये 2 तरह का डेवलपमेंट है, इनसाइड एंथर और एट द स्टिग्मा। होना क्या है? 1 सेल से 3 सेल बनना है, 2 माइटोसिस होना है। तो एक माइटोसिस हो सकता है, दोनों के दोनों माइटोसिस एंथर में ही हो जाए। तो एंथर जो रिलीज हो रहा है, जो पॉलन यहाँ से रिलीज हो रहा है, वो 3 सेल्ड हो चुका। अब ये 3 सेल्ड पहुँचेगा कहाँ पर? स्टिग्मा पर। ऐसा कितने केसेस में देखते हैं? अप्रोक्सीमेटली 40% केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुँचेगा। यानी कि दोनों ही माइटोसिस कहाँ पर हुए? इनसाइड द एंथर। लेकिन 60% केसेस ऑफ एंजियोस्पर्म में देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन है उसमें एक माइटोसिस एंथर के अंदर हुआ, और ये पॉलन ग्रेन अब 2 सेल्ड स्टेज में हुआ, और उसी समय बाहर निकला, बाहर गया पॉलिनेशन के थ्रू स्टिग्मा पर 2 सेल्ड स्टेज में। अब वहाँ पर सेकेंड माइटोसिस अब यहाँ पर होगा, तो 2 सेल से ये 3 सेल में बदलेगा। सेकेंड माइटोसिस यहाँ होना है, यानी कि जो माइटोसिस है इसमें 2 बार हो रहा है। या तो दोनों माइटोसिस कहाँ हो सकता है? एंथर के अंदर ही हो सकता है, या एक माइटोसिस एंथर के अंदर और एक माइटोसिस स्टिग्मा के ऊपर हो सकता है। इस तरह से पॉलन ग्रेन जो है 3 सेल्ड स्टेज में बदलेगा, और उसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा देखते हैं। 3 सेल्ड स्टेज में ये सेल मेम्ब्रेन और एक बड़ा सा छोटा छोटा 2 सेल है, ये है दोनों मेल गैमेट्स, और एक बड़ा सा सेल है जो है वेजिटेटिव सेल, ये दोनों मेल गैमेट्स हैं। ये सेकेंड टाइम माइटोसिस से बने हैं। अब ये हो गया 3 सेल्ड।
और इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ये 3 सेल्ड स्टेज है और हर एक न्यूक्लियस इसमें हैप्लॉइड है। अब ये मेल गैमेटोफाइट जो है स्टिग्मा के ऊपर है और अब ये रेडी है जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के पहले देखें हम लोग जर्मिनेशन होगा किसका, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये भी बाहर आएगा, ये है इसका इंटाइन, ये भी बाहर आएगा। लेकिन कौन बाहर नहीं आएगा, ये जो इसके बाहर एक्जाइन है वो नहीं आएगा। और एक्जाइन में क्या पाया जाएगा, जर्म पोर। ये जर्म पोर क्या होगा, एक ऐसा जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होगा, नो स्पोरोपोलिनिन, जो कौन जमा करता था, टैपेटम। यहाँ पर हार्ड लेयर नहीं है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ से इंटाइन बाहर की ओर आ सकेगा जर्मिनेशन के समय। यह है जर्म पोर, ठीक है, इस जर्म पोर से बाहर आ सकेगा। अब मोनोकॉट और डाइकॉट में एक डिफरेंस भी यहाँ पर हम लोग कर सकते कि अगर मोनोकॉट का मेल गैमेटोफाइट है और डाइकॉट का है, तो ब्रॉडली ऐसा देखा गया है कि जो मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन होगा 3 सेल्ड स्टेज में, यानी मेल गैमेटोफाइट होगा, उसमें एक ही जर्म पोर पाया जाएगा और उसको कहेंगे हम लोग मोनोकोपलेट। जर्म पोर्स बेसिस पर हम लोग एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड कर दिया, मोनोकोपलेट और ट्राइकोपलेट। ट्राई मीन्स 3, इसमें 3 जर्म पोर्स होंगे और इसमें ओनली 1 जर्म पोर होंगे पॉलिनेशन के समय। ये जर्म पोर एक कहाँ पर पाए जाएंगे, डाइकॉट्स में, हाई डाइकोटाइलेडन्स में, और ये मोस्टली मोनोकोटाइलेडन्स में और कुछ प्रिमिटिव डाइकॉट्स में भी पाए जाएंगे। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि जिस समय जर्मिनेशन होगा, पॉलन सेल जो है ग्रो करेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ये पॉलन ट्यूब जैसे जैसे ग्रो करेगा, ये न्यूक्लियस धीरे धीरे इसका डीजनरेट करेगा और जो ट्यूब का स्ट्रक्चर होगा उससे सारा कंटेंट बाहर आएगा, स्पोर से बाहर आएगा एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन के समय मान लेते हैं कि सबसे बाहर में एक्जाइन है, इसका ये जर्मपोर है, यहाँ पर इंटाइन है और इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है और 2 मेल गैमेट्स हैं। पॉलिनेशन के समय ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इससे बाहर आने लगता है। जब बाहर आएगा तो ये कैसा दिखेगा, ये बाहर आने के समय ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो बाहर इस तरह से आएगा, स्टिग्मा के ऊपर, स्टाइल के थ्रू। यहाँ पर डीजनरेटिंग पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है, धीरे धीरे डीजनरेट कर रहा है, ये पॉलन ट्यूब है, इसी का बनाया हुआ, इसी सेल का इलॉन्गेशन है और पीछे में 2 मेल न्यूक्लियाई यहाँ पर आ रहे हैं, मेल गैमेट्स हैं, ये सब के सब हैप्लॉइड हैं। ये पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है। तो ये जो पॉलन ट्यूब बाहर आया वो एक पोर के थ्रू आया और इसी पोर का नाम क्या है, जर्म पोर। तो जर्म पोर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मोनोकोपलेट या ट्राइकोपलेट, मोनोकॉट या डाइकॉट में हो सकता है। अब हम लोग देखें कुछ प्लांट्स है जैसे हिबिस्कस है। हिबिस्कस के
एंथर को टच करते हैं तो हाथ में पाउडरी मास आ जाता है, और उस मास को अगर हम देखते हैं तो उसके सरफेस पर अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर डेवलपमेंट आर्किटेक्चर देख सकते हैं। अलग अलग पैटर्न अलग अलग फ्लावर के एंथर पर भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। तो इस तरह से पैलिनोलॉजी जो ब्रांच है पॉलन के स्टडी का, साथ ही साथ वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी स्टडी होगा पैलिनोलॉजी में। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आर्किटेक्चरल प्लान है, आर्किटेक्चरल प्लान ऑन द वॉल ऑफ पॉलन, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट, अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स को पहचानने में मदद करता है। ये जो पैटर्न है उसके ऊपर बना हुआ, ये अलग अलग डिजाइन का, अलग अलग शेप साइज का, 4 लगभग 4 टाइप्स हो सकता है। ये अलग अलग प्लांट की पहचान होती है किस फैमिली का ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मेशन। यहाँ पर 2 तरह के हम लोग यहाँ पर 2 तरह के दो मेल गैमेट आ चुके हैं और एक पॉलन ट्यूब न्यूक्लियस है। ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको कहते हैं हम लोग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए क्या करें हम लोग, एक्सपेरिमेंट करें। एक ग्लास स्लाइड के ऊपर थोड़ा सा पॉलन को यहाँ पर रख दें और इसके ऊपर शुगर सॉल्यूशन रख दें। शुगर सॉल्यूशन रखते ही 1 आध घंटे के बाद देखते हैं तो इसमें पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस होने लगता है। इस तरह से ये पॉलन ट्यूब दिखता है। जर्मिनेशन इसको कहते हैं जर्मिनेटिंग पॉलन सेल या पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे इसको। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। वैसे वाटर डालेंगे, सिर्फ वाटर डालेंगे तो स्वेल करेगा इंडोस्मोसिस से और उसका साइज बड़ा होगा और वो हैंडलेंस से क्लियरली दिखता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब हम लोग देखें एक स्ट्रक्चर को जो ये दिखा रहा है किस तरह से डेहिसेंस हो रहा है। नाउ वी कैन सी द अस्टोमियम हैज़ डेवलप हियर, और इस अस्टोमियम से 2 और 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन बाहर आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि एंजियोस्पर्म में भी कुछ में 3 सेल्ड स्टेज में आएंगे और कुछ में 2 सेल्ड में आएंगे। जहाँ भी 2 सेल्ड में ये पॉलन आएंगे तो इसका मतलब हुआ कि इसका फर्दर सेकेंड माइटोसिस अभी रिक्वायर्ड है जो स्टिग्मा के ऊपर होगा। इट मीन्स कि 2 सेल्ड स्टेज वाले फैमिलीज में जो पॉलन का डेवलपमेंट है पार्शियली इनसाइड द एंथर हुआ और पार्टली ऑन द स्टिग्मा होगा। यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स डिजनरेट कर गए हैं। ये फिर से डाइथीका का फॉर्मेशन कर दिया है, बीच का वाल डिजोल्व हो गया है यहाँ पर और ये 2 थीका की तरह बिहेव कर रहे हैं और इस तरह से पॉलन यहाँ से रिलीज हो रहा है। पॉलन का जो साइज होता है लगभग कितना है, साइज ऑफ पॉलन, तो मोस्टली साइज जो है अगर स्फेरिकल लेते हैं तो स्फेरिकल पॉलन में इसका साइज लगभग 50 माइक्रोमीटर तक आता है और अलग अलग प्लांट में ये चेंज करता है। तो मोस्टली देखा जाता है तो 50 या थोड़ा कम लगभग 25 माइक्रोमीटर टू 50 माइक्रोमीटर डायमीटर का हम लोग देखते हैं। लेकिन एक सी ग्रास है एक्सेप्शनली जो स्टेरा, एक्वेटिक प्लांट है, मरीन है। जो स्टेरा का जो पॉलन ग्रेन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, वाटर से अपर सरफेस तक वो पहुंचता है और उसकी लंबाई लगभग अगर हम माइक्रोमीटर में देखें तो 2500 माइक्रोमीटर लॉन्ग पॉलन यानी लॉन्गेस्ट इन प्लांट ये होता है जो स्टेरा में। तो ये वाटर में रहते हुए भी सरफेस पर आकर इस तरह से
इसमें एक एडेप्टेशन है पॉलिनेशन का, इसके कारण इसमें इस तरह की स्थिति बनती है। तो इस तरह से हो गया, पॉलन का रिलीज हो गया। अब पॉलन का जो एलर्जी है, पॉलन एलर्जी क्या है, पॉलन वायबिलिटी क्या है, ठीक है। ये जो पॉलन यहाँ से निकला है वो कितनी देर तक इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकता है, तो इस प्रोसेस को, इस टाइम पीरियड को हम लोग कहेंगे वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। वायबिलिटी का मतलब होता है सर्वाइवल, यूटिलाइजेबल, सर्वाइव करना, फंक्शनल बने रहना। तो यह है पीरियड बिटवीन रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर एंड कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, वहाँ तक पहुँचना। फिर वहाँ पर जो टेस्ट होगा, कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी का टेस्ट होगा, उसमें पास करेगा। उसके बाद फिर उस समय तक अगर वो सर्वाइव कर गया तो उसको कहेंगे वायबिलिटी। ये वायबिलिटी अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइम की हो सकती है। जनरली हम लोग देखते हैं सीरियल्स में, सीरियल्स का मतलब होता है जैसे राइस है, व्हीट है, इन सारे प्लांट्स में ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं, है ना, लगभग 20 to 30 मिनट्स का होगा। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये ज़्यादा भी हो सकता है, खास करके सीरियल्स में, सीरियल प्लांट में, राइस वगैरह में देखते हैं हम लोग, तो ये लगभग कितना है 30 मिनट हो सकता है। लेकिन एक टर्म आता है क्रायो प्रिजर्वेशन, एक जनरल टर्म है। अगर हम किसी सेल को, किसी लिविंग स्ट्रक्चर को अगर हम -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा कर रख देते हैं, तो इसमें कोई भी स्ट्रक्चर इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव रहेगा। और फिर जब नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे तो फिर से एक्टिव हो जाएगा और ग्रो करेगा। तो अगर हम इसी तरह से पॉलन बैंक बनाएं, पॉलन बैंक जहाँ पर ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है प्लांट का, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जहाँ चलता है, वहाँ पर पॉलन बैंक बनाए जाते हैं। वहाँ पॉलन को क्या करेंगे, प्रिजर्व करके रखेंगे, प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। और जब उसको बाहर निकालेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर, जब ज़रूरत होगी उसकी स्टडी की, उसके ग्रोथ की, तो उसको ग्रो भी करवा सकते हैं। यह है पॉलन की वायबिलिटी। पॉलन एलर्जी भी कॉज करता है। अपने एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए ये कॉमन पर्सन्स में जाना जाता है। कैसे ये एलर्जी कॉज करेगा? पॉलन एक सर्टेन सीजन में बहुत सारे पॉलन, प्लांट के पॉलन एक साथ हवा में आ जाते हैं और हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाकर और उसको हाईली इंड्यूस कर देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की तरह उसमें कैरेक्टर ला देते हैं। और इसके कारण क्या होती है, बहुत नोज़ ब्लोइंग होना, आँख लाल हो जाएगा, फीवर आ जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करना और सांस फूलने लगना, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स काउज कर सकते हैं। तो जैसे खास प्लांट है जिसका नाम है कैरोट ग्रास, कैरोट ग्रास, इसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है और इसका बायोलॉजिकल नाम है पार्थेनियम, पार्थेनियम हिस्टोफोरस। पार्थेनियम हिस्टोफोरस जो प्लांट है वो बैरन लैंड में जहाँ तहाँ उगता है। हमारे कंट्री में जो फूड ग्रेन्स मंगाए गए थे, स्पेशली व्हीट के, उसी के साथ सीड्स इसके भी आ गए थे, सीड्स ऑफ पार्थेनियम। फॉरेन कंट्री से ये आया था हमारे कंट्री में और लाने वाली सरकार उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी इंडिया में, इसलिए कांग्रेस ग्रास कहा गया। यहाँ आने के बाद इसका कहते हैं ओबिक्विटस ग्रोथ हुआ। इसको यहाँ का क्लाइमेट काफ़ी सूट किया,
इस सीड को, पार्थेनियम को, ऑफ पार्थेनियम, और ये फैल गया। आज इसके रूट से एक येलो केमिकल निकलता है जो अगल बगल में किसी भी प्लांट को ग्रो होने नहीं देता, ऐसा केमिकल है इसमें। तो यह है पार्थेनियम। इस पार्थेनियम में जो फ्लावर होता है व्हाइट कलर का, बहुत छोटा छोटा फ्लावर है, इससे जो पॉलन निकलेगा वो हाईली एलर्जिक है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स हाई क्लास के एलर्जी काज करते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा नाम आता है पार्थेनियम हिस्टोफोरस का। और इसके कारण क्या होता है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स काज करता है। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्या काज करेगा, ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस और बहुत सारे एलर्जिक सिम्टम्स ये काउज करते हैं। तो यह है एलर्जी काउज्ड बाय पॉलन ग्रेन। सर्टेन सीजन में बहुत सारी पॉपुलेशन ह्यूमन का बड़ा भाग एक साथ इसका के अटैक से अफेक्टेड होता है। बहुत से लोगों में एक साथ नोज ब्लोइंग, फीवर, रैशेस, ये सब एक साथ अपीयर होता है। इसका मतलब वहाँ उस इन्वायरमेंट में एलर्जिक पॉलेंस अभी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और लोगों को इंड्यूस कर रहा है, उसके इम्यून सिस्टम को ये फॉल्सली इंड्यूस किए जा रहा है। नेक्स्ट देखें हम लोग, पॉलन का मार्केट वैल्यू भी आजकल बना हुआ है। पॉलन को आजकल कई दृष्टिकोण से देखा जाता है, जैसे एथलीट्स हैं, हॉर्स रेस जो है उसमें कहा जाता है कि ये जो पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन्स हाईली न्यूट्रिटिव हैं। तो बहुत सारे एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को ये पिलाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या सिरप। टैबलेट या सिरप के रूप में इनको खिलाया जाता है ताकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं इसके का। तो ये है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ पॉलन ग्रेन।